नमस्कार साथियों, मैं हूं शुभांगी सक्सेना। बहुत सारा स्वागत है आप सभी का आज की इस रैपिड रिवीजन वाली धमाकेदार क्लास में। तो आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में और चैप्टर नंबर 4 का नाम है कार्बन और उसके यौगिक। तो कार्बन में ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि उसको पूरा का पूरा एक चैप्टर बना दिया और इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर बनाया कि एग्जाम में हर बार इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, अपने अस्त्र और शस्त्र लेकर के तैयार हो जाइए। कार्बन भाई साहब जो होते हैं वो बहुत ही स्पेशल होते हैं। क्यों होते हैं? देखिए, प्रोटॉन जो होते हैं इनके पास 6 होते हैं, न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी 6 होते हैं। और अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो इनका होता है 2 और 4। मतलब जो इनका बाह्यतम कोश है, जो इनका संयोजकता कोश है, उसके अंदर इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके पहले वाला जो कोश होता है उसमें इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनका एटॉमिक जो मास होता है वो इनका होता है 12 AMU। तो आप इनका जो कक्षक है वो अच्छे से देख सकते हैं कि जो बीच वाला हिस्सा है ये इनका नाभिक है, जिसके अंदर आपका समस्त जो द्रव्यमान होता है वो केंद्रित होता है। तो धनावेश सारा यहाँ पर होगा, ऋणावेश जो है वो आपकी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। तो पहले कोश के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, बाद वाले कोश के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन जो है उपस्थित है। लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सी चीज है कि हमने एक नियम पढ़ा है और वो जो नियम होता है उसका नाम होता है अष्टक का नियम। क्या नाम होता है उसका? अष्टक का नियम। अष्टक का नियम ये कहता है कि कोई भी परमाणु हो, कोई भी अणु हो, कोई भी तत्व हो, कोई भी यौगिक हो, कोई भी हो, वो स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है। और अगर परमाणु को स्थायित्व प्राप्त करना है तो उसके बाह्यतम कोश में, उसके संयोजकता कोश के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है जी। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम या तो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो आप यह देख सकते हो कि इसको 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की क्या है आवश्यकता है। अब या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दान कर दे या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर ले? ग्रहण कर ले। तो जब परमाणु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, इलेक्ट्रॉन का पेयर बनाते हैं, तो वहां एक संयोजक बंध का निर्माण होता है जो कि एक केमिकल बॉन्ड है। तो समझिए, यह एक रासायनिक बंध है जिसमें परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के युग्म बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों का साझा किया जाता है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन शेयर क्यों किए जाते हैं? क्योंकि कार्बन जैसे जो भी एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है ना त्याग सकते हैं ना ग्रहण कर सकते। मैम ऐसा क्यों होता है? चलिए इस बात को बढ़िया तरीके से समझते हैं। हमने पढ़ा है कि आपके पास जो मेटल्स होती हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 दान कर देती हैं, इसलिए पॉजिटिव हो जाती हैं। आपके पास जो नॉन मेटल्स होती है वो नंबर ऑफ 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेती है, इसलिए वो ऋणावेशित हो जाती है। पर इसका मतलब ये हुआ कि जो नाभिक है वो 3 इलेक्ट्रॉन तक का ट्रांजेक्शन ना वो सहन कर सकता है। लेकिन अगर आप 4 के 4 इलेक्ट्रॉन दे दोगे, चारों इलेक्ट्रॉन दे दोगे, भाई अगर कार्बन को अष्टक पूरा करना है तो चारों इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, पर ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि चारों इलेक्ट्रॉन देने के लिए नाभिक को बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए भी उसको एनर्जी की भी आवश्यकता होगी। और अंदर जो है वो वहां पर जो प्रोटॉन की संख्या है वो तो उतनी की उतनी रहेगी। तो ये कैसा हो जाएगा? ये बिल्कुल भी संतुलित नहीं होगा। तो देखिए, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, नाभिक के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा कि भाई नाभिक के अंदर जो है ना आपके पास जो धनावेशित है वो क्या होता है? आकर्षित करते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन अब इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो नाभिक कैसा हो जाएगा? उसकी एनर्जी को वो संतुलित नहीं कर पाएगा। अगर आपने कहा कि मैम चारों त्याग देते तो उसके लिए आपको ऊर्जा चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल है, जो कि नहीं हो सकता। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है 8 करने क्यों है? क्योंकि उसे अक्रिय गैस जैसा विन्यास जो है वो प्राप्त करना है, नोबल गैस विन्यास प्राप्त करना है। इसके लिए क्या बनाते हैं? सहसंयोजक बंधन जो है यानी कि सहसंयोजक बंध का यहाँ निर्माण होता है। कार्बन अपने इलेक्ट्रॉनों का अन्य परमाणुओं के साथ क्या कर लेता है? साझा कर लेता है। तो इतनी बात समझ में आई। इस बात से क्या पता चला? कार्बन भाई साहब है, 4 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में होते हैं। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन आपके पास बाह्यतम कोश में, इसको उनको 8 करना है। 8 क्यों करना है? क्योंकि उनको अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करना है, स्थायित्व उनको प्राप्त करना है। लेकिन 8 हो नहीं सकते क्योंकि ना 4 आप दे सकते हो ना 4 आप ले सकते हो। क्योंकि अगर आपने 4 जो है वो ग्रहण कर लिए तो नाभिक
नाभिक जो है वो ऊर्जा का संतुलन नहीं बिठा पाएगा। 4 आपने दे दिए तब भी नाभिक को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो ऐसे में क्या किया जाए, कार्बन परेशान था, तो ऐसे में किया गया कि सहसंयोजक बंध का निर्माण किया जाए, जो कि कैसा होता है, जो कि साझा बंध होता है, यानी कि साझा, किसका साझा किया जाता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का साझा यहाँ पर किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं इसी के संदर्भ में। सहसंयोजक बंध जो है वो आपके पास कितने तरीके के हो सकते हैं, तो वो आपके पास एकल बंध हो सकता है, यानी एक जो इलेक्ट्रॉन है सिर्फ उसका साझा किया गया हो। द्विबंध की हम बात कर रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का साझा किया गया हो। त्रिबंध की बात कर रहे हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन का साझा किया गया हो। जैसे कि आप यहाँ हाइड्रोजन के चित्र में देख सकते हो कि इसके पास वाला एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास वाला एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने आपस में साझा करके किसका निर्माण कर लिया है, द्विलग का निर्माण कर लिया है। किसका निर्माण कर लिया है, द्विलग का निर्माण कर लिया है। पूरी पीरियोडिक टेबल में केवल हाइड्रोजन ही ऐसा है जो द्विलग बनाता है, बाकी सब अष्टक के नियम को फॉलो करते हैं। क्यों ऐसा करता है, क्योंकि इसके जो निकटवर्ती अक्रिय गैस है, निकटवर्ती जो अक्रिय गैस है उसका नाम है आपका अक्रिय गैस हीलियम, और हीलियम में आप जानते ही हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये निकटवर्ती अक्रिय गैस जैसा व्यवहार करने की कोशिश करता है। अब आ जाइए द्विबंध के पास, तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन का साझा किया और इस ऑक्सीजन ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, जिससे द्विबंध का निर्माण यहाँ हो गया। अगर हम त्रिबंध की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि नाइट्रोजन ने ट्रिपल बॉन्ड बना लिया है दूसरे नाइट्रोजन के साथ मिलकर के, तो इन्होंने क्या किया है, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको साझा किया है। साझा का मतलब है शेयर करना, यानी ये जो एक आप देख रहे हो हाइड्रोजन, अब ये हाइड्रोजन के लिए आप इस इलेक्ट्रॉन को भी गिनोगे और इसको भी गिनोगे, है ना, और इस हाइड्रोजन के लिए भी आप इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को गिनोगे। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि साझे का मतलब क्या होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर किस तरीके से किए जाते हैं। तो सहसंयोजक जो बंध है उसके लिए हमारे पास एकल बंध है, द्विबंध है और त्रिबंध है। इतनी बात क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं, सहसंयोजक बंध के गुणों की बात करते हैं। आपको याद है 3rd चैप्टर में हमने आयनिक बंध के बारे में बात करी थी और NaCl से हमने उस ट्रिक को याद कर लिया था, मतलब NaCl एक ट्रिक थी और उससे हमने सारे गुण याद कर लिए थे। चलिए यहां भी कर लेते हैं। अब देखिए निम्न गलनांक और क्वथनांक होता है, क्योंकि ये कैसा बॉन्ड है, ये जो रिश्ता है ना सहसंयोजक बंध वाला, ये थोड़ा सा ना प्रबल रिश्ता नहीं है, दुर्बल रिश्ता है। इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रही है ना वो वीक अट्रैक्शन फोर्स है, तो ये रिश्ता आपके और हमारे जितना मजबूत नहीं है, ना, ये रिश्ता थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए इसका ये जो गलनांक है और ये जो क्वथनांक है, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है, वो कैसा होगा, निम्न यहाँ पर होगा। अगर आप भौतिक अवस्था की बात करें तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्थिति में आपको मिलेंगे। दुर्बल चालक होते हैं क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति यहाँ होती है। देखो आपका किसी भी चीज का चालन करने के लिए इलेक्ट्रॉन की बहुत आवश्यकता है, और इलेक्ट्रॉन कौन सा चाहिए, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उसकी आवश्यकता है। लेकिन अब सहसंयोजक बंध जब आपके पास बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो वहां फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए ये कैसे होते हैं, दुर्बल चालक ये होते हैं। आगे समझते हैं विलेयता, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से जो 2 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो एक आपका है बॉइलिंग पॉइंट, हैशटैग इंपॉर्टेंट कर लो, ठीक है, और एक है आपका सॉल्युबिलिटी, इसको भी आप हैशटैग इंपॉर्टेंट कर लो। अब आगे समझो, कार्बनिक विलायक में ये घुलनशील होते हैं, लेकिन आपका जैसे शर्करा जो है वो जल में विलय है, और जल कार्बनिक विलायक नहीं है। जल अकार्बनिक विलायक है क्योंकि उसमें कार्बन नहीं है। जल आपका ध्रुवीय होता है, ध्रुव का मतलब है जो 2 ध्रुव बन सकते हैं, जैसे कि आपने H2O को तोड़ा तो आपके पास बना है H+ और OH-, तो 2 ध्रुव बन गए, 2 पोल्स बन गए, ऋणावेश और धनावेश यहाँ पर आ गया है। लेकिन सारे जितने भी होते हैं ना वो कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। कार्बनिक विलायक हो गया आपका CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर जो है वो भी आपका कार्बनिक विलायक है। अगर हम बात करें तो बेंजीन आपका कार्बनिक विलायक है, इनमें ये तो घुलनशील है। लेकिन शर्करा, शर्करा क्या होती है, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, एक तरीके का ग्लूकोज है ना, समझ रहे हो बात, और वो किसमें विलयशील है, जल में। तो आप जानते हो ग्लूकोज जब अपन डिसॉल्व करने की ट्राई करते हैं वाटर के अंदर तो वो अच्छे तरीके से सॉल्युबल वहां पर हो जाता है। इतनी बात क्लियर है। तो सहसंयोजक बंध
के ये 4 गुण हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कार्बन की विशेषता के बारे में कि ऐसा क्या स्पेशल था कार्बन के अंदर जो मैम हमने पूरा का पूरा चैप्टर बना दिया और चैप्टर में से धमाधम बोर्ड वाले क्वेश्चन पूछते हैं और यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है बोर्ड परीक्षा में कि कार्बन की 2 विशेषताओं का वर्णन आप करिए या कार्बन की चतुसंयोजकता के बारे में समझाइए या श्रृंखलन गुण के बारे में बताइए या स्थायित्व के बारे में बताइए। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझो। कार्बन की चतुसंयोजकता, चतुसंयोजकता यानी कि 4 संयोजकता होती है। कार्बन की टेट्रावेलेंसी होती है, 4 बंध वो बनाता है। अब ये 4 बंध वो किसी से भी बना सकता है, वो हाइड्रोजन से भी बना सकता है, क्लोरीन से भी बना सकता है, सल्फर से भी बना सकता है, नाइट्रोजन से भी बना सकता है, ऑक्सीजन से भी बना सकता है, कार्बन खुद कार्बन के संग भी बना सकता है। तो कार्बन अपनी चारों संयोजकताओं को किसी के साथ भी पूरा कर सकता है, ये इसकी स्पेशलिटी है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है, जिससे ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन जैसे तत्वों के साथ क्या करता है? बंध जो है वो बना सकता है। इसकी ये चतुसंयोजकता जो प्रकृति है ये दर्शाती है कि बाह्यतम कोश के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन और इसे 4 गेन करना चाहता है ये, और उस 4 को गेन करने के लिए ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कोई सा भी बॉन्ड किसी के भी साथ बना सकता है। जैसे इसने ऑक्सीजन के साथ बनाया तो डबल बॉन्ड बनाएगा, लेकिन अगर हाइड्रोजन के साथ बनाए तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो कार्बन जो है वो उसकी स्पेशलिटी, वो किसी के भी साथ कितने भी बॉन्ड बना सकता है जिनकी उसको आवश्यकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेबिलिटी के बारे में। कार्बन क्या होता है, उसका आकार ना आप देखिएगा कि छोटा आकार होता है। कैसे होता है मैम छोटा आकार? क्योंकि बेटा ये हो गया आपका नाभिक, ऐसे समझो कि नाभिक, नाभिक के बाद में एक शेल होता है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके बाद में ये अगला शेल होता है जिसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और नाभिक के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अगर ये दूरी कम है तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, अगर ये दूरी बहुत ज्यादा है तो अट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगा। तो आप ये देखो कि यहां से यहां तक की दूरी उतनी ज्यादा नहीं है, सेकंड कोश ही तो है, ये सेकंड शेल ही तो है, तो नाभिक से इस कोश की दूरी उतनी ज्यादा नहीं है। तो नाभिक जो है छोटे आकार की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करके बहुत ज्यादा रखने की क्षमता रखता है, जो कि उसको स्थायित्व प्रदान करने की कोशिश करता है या स्थायित्व प्रदान करता है। अगर हम श्रृंखलन की बात करें तो इसे इंग्लिश में कैटेनेशन कहते हैं, और कैटेनेशन का मतलब बिल्लियों का देश नहीं होता। आप समझो कैट और नेशन, मैम बिल्लियों के देश की बात करें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहे हैं हम कार्बन के देश की यहाँ पर बात करें कि कार्बन में एक ऐसी स्पेशलिटी होती है कि वो खुद से ही बहुत सारे बॉन्ड्स बना सकता है। जैसे अगर हम इसके एक एलोट्रॉप की बात करें जो कि फुलरिन होता है, तो फुलरिन में आपने देखा होगा कि C60 उसमें जो कार्बन है वो नंबर में कितने हैं? 60 कार्बन है। ऐसे अगर हम एक और एलोट्रॉप की बात करें, किसकी बात करूं मैं आपसे? हीरे की बात करूं, तो आप उसकी संरचना कुछ इस तरीके से देखती है कि एक कार्बन जो है अन्य 4 कार्बनों से अपने आप ही जुड़ा हुआ रहता है। तो ये कार्बन की स्पेशलिटी होती है और ऐसी स्पेशलिटी बाकी किसी एलिमेंट में नहीं है, इसलिए कार्बन का चैप्टर हमने बना दिया है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आगे बात करें, चलिए आगे चलते हैं। कार्बन के एलोट्रॉप्स की हम बात कर रहे हैं, यानी कि अपर रूप्स की, जहां पर क्या होता है कि आपके भौतिक गुण जो है ना वो भिन्न होंगे, है ना, आप दिखोगे अलग तरीके से, ठीक है। आपकी विद्युत की चालकता, उष्मा की चालकता, आपका गलनांक, क्वथनांक अवस्था, ये सब अलग हो सकती है, पर आपके केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग समान होगी। आप समान तरीके से रिएक्ट करोगे केमिकल्स में। क्यों? क्योंकि आप जिससे बने हो वो कौन है? वो एक ही चीज है, आप कार्बन से बने हो। तो अगर आप कार्बन से बने हो तो आप यह देखो कि पहला जो है वो है हमारा हीरा, दूसरा है हमारा ग्रेफाइट और तीसरा है हमारा फुलरिन। तो अगर हम हीरे की बात करें, आप जानते हो कि ये बहुत ज्यादा कठोर होता है, और अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और साथ के साथ क्या होता है, इसका गलनांक और क्वथनांक भी उच्च होता है, जो कि एक अपवाद है, हमने 3rd चैप्टर में पढ़ लिया था। तो कार्बन जो है वो कुछ इस तरीके से व्यवस्थित यहाँ पर होता है, कुछ इस तरीके से। तो आप अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं कि वो कार्बन जो है वो किस तरीके से व्यवस्थित है, ठीक है। तो एक कार्बन अन्य 4 कार्बनों से जुड़ा हुआ रहता है। 3D संरचना है, प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन से बंधित रहता है, तो बहुत ज्यादा कठोर होता है। अगर मैं इसके बंध की बात करूं तो प्रति कार्बन 4 प्रबल सहसंयोजक बंध से बना हुआ रहता है, जो कि स्थायी आपको दिखाई देता है। गुणधर्म की अगर हम बात करें तो कठोर बहुत ज्यादा होता है, पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट तो होता ही है। इसका उच्च अपवर्तनांक होता है, ज्वेलरी बनाने के ये काम में लिया जाता है और घर्षक के रूप में भी काम में लिया जाता है।
अब हम बात करते हैं ग्रेफाइट के बारे में। यहाँ पर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि ग्रेफाइट अपवाद है, ये विद्युत का सुचालक यहाँ पर होता है। तो देखो षटभुज की परतें जो दुर्बल बलों द्वारा जुड़ी होती हैं, नरम और ये फिसलन भरा होता है, स्लिपरी इसकी सरफेस होती है। प्रति कार्बन 3 है और यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। सहसंयोजक बंधों के साथ रहता है, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर डिलोकेलाइज होते हैं। नेक्स्ट देखो, पेंसिल में आप इसको देख सकते हो, ल्यूब्रिकेंट के रूप में आप इसको देख सकते हो। अगर हम फुलरिन की बात करें तो यहाँ ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये स्ट्रक्चर किसकी है? ये स्ट्रक्चर है आपके फुलरिन की। आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ देख सकते हो, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये फुलरिन का स्ट्रक्चर है, C60 हम इसको बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। बकमिस्टर फुलर जो थे उन्होंने इसको बनाया था। बकमिस्टर फुलर जो है वो एक आर्किटेक्ट है और उन्होंने जियोडेसिक गुंबद की जो डिजाइन है उसको तैयार किया था, और उस डिजाइन जो है ना वो डिजाइन इससे बिल्कुल मैच होती थी, इसलिए हमने जो फुलरिन है उसका नाम इनके नाम पर रख दिया। षटभुजों और पंचभुजों में प्रबल सहसंयोजक बंधन यहाँ पर होता है। अद्वितीय इलेक्ट्रॉनिक गुण, नैनो तकनीक और दवाइयों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप आपको एलोट्रॉप से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको सारे एलोट्रॉप्स जो है वो समझ में आ गए होंगे। इतनी बात क्लियर है? चलिए, एलोट्रॉप्स क्लियर हो गए, आगे बात करें। चलो आगे हमारा आगे पार्ट नंबर 2, और इस पार्ट नंबर 2 का नाम क्या है? हाइड्रोकार्बन। पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने कार्बन की स्पेशलिटी के बारे में सारी बात कर ली है। अब हम आ जाते हैं हाइड्रोकार्बन पर। देखो, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के जो कंपाउंड बनते हैं ना, उनको आप हाइड्रोकार्बन कहते हो। दो तरीके के होते हैं, एलिफेटिक होता है और एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया, अरोमा, अरोमा का मतलब होता है सुगंधित, और उसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो C6H6, जिसको आप बोलते हो बेंजीन। क्या बोलते हो आप इसको? बेंजीन आप इसको बोलते हो। तो एलिफेटिक के अंदर आपके पास दो तरीके की स्ट्रक्चर है, एक है आपके पास सैचुरेटेड, एक है आपके पास नॉन सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब संतृप्त है, यानी एकल बंध बनाएगा, एक रोटी खाएगा। लेकिन आपके पास जो नॉन सैचुरेटेड है वहां पर आपके पास क्या हो सकता है? आपका डबल बॉन्ड भी बनेगा या ट्रिपल बॉन्ड भी बनेगा। मतलब वो संतृप्त नहीं होगा, उसको 2 चपाती चाहिए, फिर उसको 3 चपाती चाहिए। अगर उसको 1 चपाती चाहिए और वो संतृप्त है तो आप उसको एल्केन बोलते हो, जिसका सूत्र होता है CnH2n, और फिर क्या लगाते हैं हम? +2 लगाते हैं। समझ गए बात यहाँ पर? जैसे कि मैंने बोला CH4 जो कि होता है आपका मेथेन, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला C2H6 ये होता है आपका एथेन। समझ आ गई बात यहाँ पर? तो एकल बंध है, पीछे एन लग रहा है, एक कार्बन है इसलिए मैथ है और 2 कार्बन है इसलिए एथ है। कार्बन की काउंटिंग आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन सैचुरेटेड के बारे में, जो कि आपका डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड क्या होता है बेटा जी? डबल बॉन्ड के लिए आप जिस सूत्र का प्रयोग करते हो वो होता है CnH2n। यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड होता है और आप इसे एल्कीन पढ़ते हो तो पीछे आप क्या लगाओगे? ईन लगा दोगे। ईन इसका अनुलग्न होता है, जैसे एथीन, प्रोपीन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका ट्रिपल बॉन्ड, यानी अब ये तो 2 रोटी से भी नहीं खा पाए तो अब आप इसको 3 रोटी खिलानी पड़ेगी। 3 रोटी का मतलब हो गया है कि ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, मतलब आयन यहाँ पर लगेगा। और अगर इसके सूत्र की बात करें तो वो होता है CnH2n-2। इतनी बात क्लियर हो गई है? आप यहाँ अच्छे से देख सकते हैं कि कार्बन परमाणुओं के बीच में अगर एकल बंध है, ये कब लग रहा है? इसकी बात कब की जा रही है? जब आपके पास कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध है तो आप उसे एल्केन कहेंगे। क्या कहेंगे आप उसको? एल्केन, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। डबल बॉन्ड है तो आप उसको क्या पढ़ देंगे? एल्कीन पढ़ देंगे। अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो आप उसे क्या पढ़ेंगे बेटा? एल्काइन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एल्काइन। ओके, क्लियर हो गई होगी इतनी बात यहाँ पर? चलिए, समझ आ गई? आगे बढ़ जाए। चलिए आगे चलते हैं। हाइड्रोकार्बन के टाइप्स की हम यहाँ बात कर लेते हैं। तो किस किस तरीके से आप हाइड्रोकार्बन्स को देख सकते हो? तो बेटा एक तो आप देख सकते हो लॉन्ग चेन के अंदर, यानी कि कोई संरचना कुछ इस तरीके की चल रही है तो ये होती है लॉन्ग चेन। अगर आप दूसरी तरीके से देखना चाहें तो आप उसे शाखित संरचना में भी देख सकते हैं। और शाखित की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से चल रही होती है संरचना, और ये कुछ आगे भी फिर इस तरीके से ये संरचना चल रही होती है। समझ गए बात? यानी ब्रांच में ये बट जाए। फिर एक होता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, मींस वलय वाले, चक्रीय वाले। तो एक कार्बन, फिर दूसरा कार्बन, फिर तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, और ये बन गई वलय। एक कार्बन,
फिर दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और ये बन गई वलय। तो कुछ वलय में इस तरीके से दिखाई दे तो ये होते हैं आपके चक्रीय हाइड्रोकार्बन्स, ये होते हैं ब्रांच जो आगे जाके शाखाओं में विभक्त हो जाए, और एक होता है आपका लॉन्ग चेन। अब यहाँ समझते हैं बढ़िया तरीके से, प्रत्येक कार्बन परमाणु एक या दो अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ श्रृंखला में जो है जुड़ा हुआ रहता है, जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो जैसे कि मैंने बोला ये इथेन हो गया, C2H6 होता है ना, तो 2 कार्बन की श्रृंखला है, 3 कार्बन की श्रृंखला हो गई तो प्रोपेन हो गया, 4 की हो गई तो ब्यूटेन हो गया, 5 की हो गई तो पेंटेन हो गया। पर जो स्ट्रक्चर है, जो श्रृंखला है, वो स्ट्रेट चेन रहेगी। प्रत्येक कार्बन परमाणु एक, दो या दो से अधिक अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ शाखाओं में जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर कितने भी कार्बन परमाणु हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम चक्रीय की बात करें तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो साइक्लोएल्कीन जिसके अंदर आपका डबल बॉन्ड आएगा और एल्काइन जिसके अंदर आपका ट्रिपल बॉन्ड आएगा, जिनका फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं, आपको स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। और ये कौन है बेटा? ये वाली जो स्थिति है ये आपके एल्केन की स्थिति है। एल्केन से आप समझ सकते हो संतृप्त यौगिक ये हैं, ठीक है, क्योंकि इनको एक रोटी चाहिए, कहीं भी आपको इनमें डबल बॉन्ड नहीं दिखाई देगा। आगे चलते हैं, एथीन और एथाइन, ये कौन है बच्चे? ये आपके असंतृप्त हैं। ये कौन हो जाएंगे? ये आपके असंतृप्त हो जाएंगे, यानी कि इनको 2 रोटी चाहिए और 3 रोटी चाहिए। समझ गए? इसको क्या पढ़ते हो बेटा? एल्कीन। क्या पढ़ते हो? एल्कीन। इसको क्या पढ़ते हो आप? एल्काइन पढ़ते हो। तो यहां पर आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा, तो डबल बॉन्ड और ये रहा आपका डबल बॉन्ड, और अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो ये रहा और ये रहा। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? आगे बढ़ा जाए, आई होप इनमें कोई डाउट नहीं होगा। आगे चले बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। थर्ड पार्ट यहां पर आ चुका है, जो कि आपका फंक्शनल ग्रुप। पहला पार्ट था स्पेशलिटी ऑफ कार्बन, सेकंड पार्ट था कार्बन जो है हाइड्रोकार्बन्स, और तीसरा पार्ट है अब उसका फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? जिनकी वजह से आपके ना जो कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। जैसे अल्कोहल आपका एक फंक्शनल ग्रुप है, जैसे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप है, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब आपके फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करते हैं। इन्हें विषम परमाणु भी कहते हैं, हेट्रो एटम्स। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन परमाणु को विषम परमाणु जैसे क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, जिससे क्रियात्मक समूह बनते हैं जो कि यौगिकों के गुणों को और उनके सामर्थ्य को निर्धारित करते हैं। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो, आप यहाँ देख सकते हो, ये अल्कोहल है आपका, ठीक है। तो बहुत सारे जो फंक्शनल ग्रुप है उनका निर्माण हम यहाँ पर कर सकते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं कि IUPAC जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो IUPAC नाम लिखने के नियम जो है वो किस किस तरीके से, क्योंकि एग्जाम में ऑलरेडी IUPAC नॉमेनक्लेचर पूछ चुका है और अभी भी पूछेगा ही पूछेगा, 100% है। तो हैशटैग इंपॉर्टेंट कर लीजिए, हैशटैग इंपॉर्टेंट कर लीजिए। नियमित क्रियात्मक समूह के साथ सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का आपको चयन करना है। आपको कुछ नहीं देखना, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला आपको देखनी है, चाहे कहीं पे भी हो, आपको वो चेक कर लेनी है और कोशिश करनी कि उसके अंदर क्रियात्मक समूह भी आ जाए। अब आगे देखो, श्रृंखला को इस तरह नंबर दे कि क्रियात्मक समूह को पहला नंबर मिले, मतलब उसको प्राथमिकता मिले, क्योंकि अगर वो बुरा मान गया ना तो फिर एग्जामिनर को बुरा लगेगा और वो तुमको बुरा लगा देगा नंबर काट के, है ना, और तुमको बहुत बुरा लग जाएगा। आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है। अब ये रूल के अंदर हम क्या क्या लिखने वाले हैं वो चीज आप देख सकते हैं। तो यहां पर होता है आपका मूल शब्द, क्या होता है, जिसको आप बोलते हो वर्ड रूट। अब मूल शब्द के अंदर आप क्या लिखते हो, काउंटिंग लिखते हो। जैसे कार्बन 1 है तो आप उसे मैथ पढ़ते हो, कार्बन 2 है तो आप उसको एथ पढ़ते हो, कार्बन 3 है तो आप उसको प्रॉप पढ़ते हो, 4 है तो आप उसको ब्यूट पढ़ते हो, अगर 5 है तो आप उसको पेंट पढ़ते हो, अगर कार्बन 6 है तो आप उसको हेक्स पढ़ देते हो, अगर कार्बन 7 है तो आप उसको हेप्ट पढ़ते हो, और सो ऑन ऐसे चलता है। 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेका का इस्तेमाल करते हो। उसके बाद आप जाते हो 1 डिग्री अनुलग्न की तरफ। अनुलग्न का मतलब होता है सफिक्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं। इसके अंदर आप क्या चीजें लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आप एन का प्रयोग करेंगे, अगर इनके बीच में डबल बॉन्ड है तो आप इन का प्रयोग करेंगे, अगर इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आप आइन का प्रयोग
करेंगे। अब हम चलते हैं आपके 2 डिग्री अनुलग्न की तरफ, यानी कि 2 डिग्री सफिक्स की तरफ हम चल रहे हैं, जहां पर आपको लिखना है प्राथमिकता प्राप्त, प्राथमिकता प्राप्त या वरीयता प्राप्त फंक्शनल ग्रुप यहां पर लिखा जाएगा। जैसे कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, उसके बाद आपका एल्कोहल है, आपका ईथर है, आपका यूं समझिए कीटोन है, एल्डिहाइड है। तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है जिन्हें आप यहाँ पर लिखेंगे। अब ये लाइन पूरी हो गई, अब इस तरफ आओ। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा आपका 1 डिग्री पूर्व लग्न। पूर्व लग्न का मतलब होता है प्रीफिक्स, और इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपको चक्रीय कोई संरचना दी गई हो, चक्रीय संरचना के लिए। तो यहाँ आप एक शब्द का इस्तेमाल करते हो जिसको आप कहते हो साइक्लो। क्या कहते हो, बोलो मेरे साथ बेटा, साइक्लो। क्या कहते हो, साइक्लो। अब आगे चलते हैं 2 डिग्री पूर्व लग्न की तरफ। अब 2 डिग्री पूर्व लग्न में मैम क्या आता है, 2 डिग्री पूर्व लग्न में मैम सब आ जाता है। सब क्या आता है बेटा, आपकी यहाँ पर साइड चेन आती है, ठीक है। यहाँ पर आपके प्रतिस्थापी जो है वो भी यहाँ पर आते हैं, ठीक है। द्वितीय क्रियात्मक समूह, अगर आपको 2 क्रियात्मक समूह दिए गए हैं तो फिर पहला तो आप वहीं लिख देंगे। अब जो बचा हुआ है उसको आप कहाँ लिखेंगे, उसको आप इस तरफ लिखेंगे। तो बेसिकली ये एक चार्ट है जिसके माध्यम से आप IUPAC नोमेनक्लेचर को बड़े आराम से कर सकते हो। तो ये जो तीसरा पॉइंट है ये आपको डिटेल में मैंने यहाँ पर समझा दिया। आगे बात करें, चलिए। जैसे कि यौगिकों के प्रकार, हेलो एल्केन, पूर्व लग्न में क्या लगेगा, क्लोरो, ब्रोमो आदि। कोई भी अगर आइडो दिया है तो आइडो लिख सकते हो। क्लोरो का मतलब होता है Cl, ब्रोमो का मतलब होता है Br। समझ गए बात यहाँ पर। ये हेलो फैमिली है। हेलो फैमिली में कौन कौन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। आप कैसे याद रख सकते हो, फिर कल बाहर आई आंटी, बोलो मेरे साथ, फिर कल बाहर आई आंटी। तो क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे, आइडो, ठीक है। आयोडीन के लिए क्या इस्तेमाल करोगे, आइडो। ऐसे फ्लोरीन के लिए फ्लोरो। तो देखिए यहाँ पर अब आपको सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, ये कर लिया मैम। इसमें क्रियात्मक समूह भी आ गया है, इसको पहला नंबर देंगे और पहले नंबर को हम लिखते ही नहीं है। बहुत मजेदार बात है, आप लिखना चाहोगे तो कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। क्या नाम बनेगा मैम, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं। सबके सब एकल बंध से बंधे हुए हैं तो एन लगेगा, तो प्रोपेन। और ये कौन है मैम, ये क्लोरो है, तो क्लोरोप्रोपेन बन गया। एज इट इज ब्रोमोप्रोपेन बन गया है। अब यहाँ पर आ जाइए, ये आ जाता है आपका एक बढ़िया सा फंक्शनल ग्रुप जिसका अनुलग्न होता है ऑल। आप पीछे क्या लगाते हो, ऑल। मैम कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। OH लगा हुआ है विच इज योर फंक्शनल ग्रुप, और इसका नाम क्या है, एल्कोहल। तो मैम 3 कार्बन को हम प्रोप बोलते हैं, पर यहाँ पर सबके सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगेगा, और यहाँ पर एल्कोहल दिया गया है इसलिए उसका अनुलग्न लगेगा। तो क्या बन गया बेटा, प्रोपेनॉल बन गया है। अगर मैं आपको इसको उस चित्र से दिखाऊं तो सबसे पहले कार्बन की श्रृंखला देखी मैम, 3 कार्बन थे तो प्रोप लगा दिया। उसके बाद देखा कि बेटा जी सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। मैम सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दिया। उसके बाद आपने क्या लगाया है, आपने लगाया है फंक्शनल ग्रुप। तो क्या नाम बन गया, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, बताओ, समझ में आई चीजें। इस तरीके से आप IUPAC नाम बहुत आसानी से लिख सकते हो। नेक्स्ट इसी सीरीज में हमारे पास है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जो ग्रुप होता है बेटा वो इस तरीके से होता है, CHO जिसको हम कहते हैं। इसका जो अनुलग्न यानी कि सफिक्स जो है वो क्या होता है, बोलो मेरे साथ, एल होता है। बोलो ना, क्या होता है, एल होता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं तो अब हम आ जाते हैं कीटोन, और कीटोन को याद कैसे रखा जाएगा मैम, कार्बन, कार्बन के लगे 2 सिंग और ये सिंग नीचे लगा दो चाहे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा दो। कार्बन, कार्बन के लगे 2 सिंग और सिंग पर बैठी है ऑक्सीजन, तो बेटा जी ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉन। क्या बनेगा, प्रोपेनॉन। क्या बनेगा, ये प्रोपेनॉन ये बन जाएगा। इतनी बात क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका अनुलग्न होता है ओइक अम्ल। बहुत ही बढ़िया चीज है, इसके बारे में अभी हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। इसका सूत्र हो जाता है, यानी कि इसको जो पहचानने का तरीका है वो आपको दिखाई देगा, COOH, COOH। तो आपको बहुत ध्यान से दिखाई दे रहा है। अब आपको यहाँ पर 2 फंक्शनल
कार्बोनिल ग्रुप दिखाई दे रहे होंगे ना बेटा। हाँ जी मैम, 2 दिखाई दे रहे हैं। एक तो यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप ये रहा मैम, C डबल बॉन्ड O है और OH भी यहाँ पर है। तो बेटा जी इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसमें OIC लगा हुआ है और 3 कार्बन है। इसका कार्बन भी हम जरूर गिनेंगे, जो कि हमारा बनाएगा प्रोपेनोइक एसिड। बोलो मेरे साथ, क्या बनेगा? प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है बेटा बात यहाँ? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाते हैं एल्कीन के बारे में, जो कि आप जानते ही हैं डबल बॉन्ड बनाता है। और अगर हम एल्काइन की बात करें, जो कि आप जानते हैं कि ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। मेरे पास आपके लिए है एक बहुत मजेदार क्वेश्चन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है जी, चलिए इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। कार्बन हमारे पास दिए हुए हैं और इसमें मैंने लगा दिया है ये वाला ग्रुप। तो ये एक आपकी क्वेश्चन हो गया है। दूसरा एक क्वेश्चन है 1, 2 और यहाँ पर हमारे पास क्या लगे हुए हैं? 3 कार्बन लगे हुए हैं और आप जो है इसको मुझे बताइएगा कि इसका नाम क्या है। समझ गए बात यहाँ पर? चलिए 2 क्वेश्चन आपके HW में हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं समजात श्रेणी होमोलोगो सीरीज की। हम यहाँ पर बात करें, आपको पता है इसमें क्या होता है? इसके अंदर ना एक बहुत बढ़िया सी चीज होती है और वो चीज क्या है मैम? कि आपके इसके अंदर ना कार्बन की जो चेन है वो अलग अलग हो सकती है, पर फंक्शनल ग्रुप जो है ना, जो कि गुणधर्म डिसाइड करेगा एक कंपाउंड के, वो तो सेम ही रहेगा। अगर मैं एग्जाम्पल से समझाऊं तो जैसे कि मैंने लिख दिया आपका CH3 CH2OH which is your alcohol species। अगर मैंने लिखा है यहाँ CH3 CH2 और CH2 और OH लिख दिया मैंने यहाँ, तो बेटा इन दोनों की अगर आप बात करोगे तो CH2 का मान कितना होता है? तो बेटा कार्बन का होता है 12, ठीक है, प्लस आपका जो हाइड्रोजन है इसका होता है 1, तो टोटल हो जाता है 14। कितना हो जाता है? 14 हो जाता है। तो अणुभार का जो अंतर है वो कितना होता है? 14। यहां से यहां आने में अणुभार का अंतर 14 हो जाता है। बट बच्चे, ये भी अल्कोहल है और ये भी अल्कोहल है। एक ऐसे यौगिक का समूह जिनका सामान्य सूत्र समान हो सकता है और केवल कार्बन श्रृंखला की लंबाई में क्या होती है बेटा? भिन्नता होती है। समजातों का सामान्य सूत्र समान होता है। समान भाई, समान जाते ना इनकी। अगर ये शर्मा जी है तो इसको भी शर्मा जी करना पड़ेगा, अगर ये सक्सेना जी है तो इनको भी सक्सेना जी होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? चलिए, तो इसलिए अगर ये अल्कोहल है तो इसको भी अल्कोहल होना पड़ेगा। अगर आपने एथेनोइक एसिड लिया है तो दूसरा भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका ही कोई समूह लेना पड़ेगा। आगे देखते हैं, एक CH2 समूह से भिन्न होते हैं, यानी कि मैंने आपको समझाया कि कैसे ये भिन्न होते हैं। भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है, क्योंकि ये भी बेटा अल्कोहल है और ये भी बेटा अल्कोहल है। क्रियात्मक समूह गुणों को प्रभावित करते हैं, तो पक्की बात है, एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दे रखे हैं। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आगे चले, आगे बात करते हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। समावयवता, वे यौगिक जिनका आणविक सूत्र समान होता है लेकिन संरचना कैसी होती है? भिन्न यहाँ पर होती है। और आइसोमेरिज्म से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो बच्चे इसको हैशटैग इंपॉर्टेंट कर लो। ये आपसे पूछ सकता है पेंटेन के कितने आइसोमेरिज्म होते हैं, कितनी समावयवता होती है ना? ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं, आपको समावयवी बनाने को दिए जा सकते हैं। तो बच्चे आप यहाँ देखो, ये लॉन्ग चेन है ना, और ये ब्रांच्ड चेन है, पर दोनों में कार्बन सेम है। बेटा यहाँ पर भी 4 ही कार्बन है और यहाँ भी अगर आप गिनोगे तो यहाँ पर भी आपके पास 4 ही कार्बन आपको दिखाई देंगे। तो है तो ये भी ब्यूटेन और है तो ये भी ब्यूट वाली स्पीशीज, लेकिन ये बस स्ट्रेट चेन है और ये आपकी ब्रांच चेन है। सिर्फ इतना ही आइसोमेरिज्म में डिफरेंस होता है। समझ आ गई बात? यानी कि आपका आणविक सूत्र कैसा रहेगा? समान रहेगा, पर आपकी जो संरचना है ना बेटा वो आपकी डिफरेंट हो सकती है। आगे चलते हैं, बात करते हैं। हैशटैग इंपॉर्टेंट बता रही हूं क्योंकि ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुका है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के नाम से ये पूछ चुका है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बनाने के लिए पूछी जा सकती है, मीथेन की, इथेन की, एथीन की, और ऐसे ही आप एथेन की भी बना सकते हो जो कि मैंने बना दी है, एथाइन की भी बना सकते हो, प्रोपाइन की भी बना सकते हो, ब्यूटाइन की भी बना सकते हो। करना क्या है? करना मैम यही है, सिर्फ कार्बन है, कार्बन ने 4 बंध बनाने थे तो ये 4 कार्बन के हैं। इसने बनाए हैं हाइड्रोजन के साथ, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया है। बस आपको इसको सर्किल आउट करना है ताकि आपको पता चल जाए कि हाइड्रोजन का द्विलक पूर्ण हो चुका है और कार्बन का जो है आपका अष्टक यहाँ पर पूर्ण हो चुका
है। इतनी बात समझ में आ गई है? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर 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 आता है। क्लियर है इतनी बात? और ये पूछ भी चुके हैं। नेक्स्ट आ जाता है बेटा जी, बड़ा सारा इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है अब, जिसको बोलते हैं हम हैशटैग इंपॉर्टेंट, जहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या है ये? कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। अब रासायनिक गुणधर्म में आपको 4 चीजें पढ़नी है। 4 चीजें कौन सी है मैम? एक आपको दहन पढ़ना है, ठीक है, फिर आपको ऑक्सीडेशन पढ़ना है जिसको आप ऑक्सीकरण कह देते हो बच्चे, फिर एक आपको संकलन अभिक्रिया पढ़नी है जिसको आप हाइड्रोजनेशन भी पढ़ सकते हो, और एक आपको प्रतिस्थापी अभिक्रिया के बारे में यहाँ बात करनी है। इतनी ये 4 चीजें जो हैं वो पढ़नी है। सबसे पहले कंबशन की हम बात करें, दहन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपने कार्बन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराया तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश मिलता है, जो कि अपन पढ़ चुके हैं और ये आपसे एग्जाम में पूछ चुका है। अगर आपने मिथेन, जिसको आप क्या बोलते हो, मार्श गैस भी बोलते हो, मिथेन को आप क्या पढ़ते हो बेटा? मार्श गैस पढ़ देते हो, ठीक है। तो ये आपसे पूछ चुका है एग्जाम के अंदर। ऑक्सीजन के संग रिएक्शन हो रही है, वही सेम चीज मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, लाइट आपको मिलेगी। अगर आपने एल्कोहल लिया है, एल्कोहल की ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपने रिएक्शन कराई है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और आपको लाइट यहाँ पर मिलेगी। तो ये आपको याद रखना है कि दहन से आपको क्या चीजें यहाँ पर मिलती हैं। दहन से आपको ये 3 चीजें मिलती ही हैं और साथ में आपको जल भी मिल सकता है। इतनी बात क्लियर है? नेक्स्ट रिएक्शन पर चलूं, चलिए। ऑक्सीडेशन के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास ऑक्सीकारक होते हैं जिनकी उपस्थिति में ऑक्सीजन का योग हो जाता है। वो ऑक्सीकारक कौन से हैं? आपके पास 2 ऑक्सीकारक दिए हुए हैं, एक तो दिया हुआ है KMnO4 और एक दिया हुआ है K2Cr2O7। तो आप देख सकते हो कि आपके पास एल्कोहल है, इसके अंदर आपने ऑक्सीजन ऐड करी है और आपको क्या मिल गया है? कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया है। क्या पढ़ोगे मैम? 2 कार्बन है, एथेनोइक एसिड हम इसको पढ़ देंगे। तो यहां से एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो गया और उससे आपको एथेनोइक एसिड की प्राप्ति हुई है। ऑक्सीकारक की सहायता से एथेनॉल के ऑक्सीकरण से एसिडिक एसिड प्राप्त होता है, या आप इसे एथेनोइक एसिड भी बोल सकते हो। क्लियर है? संकलन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ये आपका जो क्या होता है कि अनसैचुरेटेड स्पीशीज को सैचुरेटेड स्पीशीज में कन्वर्ट करती है। किसकी मदद से? कैटलिस्ट। कौन से कैटलिस्ट आएंगे मैम? निकल और प्लैटिनम कैटलिस्ट जो है उसकी मदद से ये इस डबल बॉन्ड को क्या करेगी बेटा? ब्रेक कर देगी और यहां पर हाइड्रोजन को ऐड कर देगी। तो आप इसे हाइड्रोजनेशन भी पढ़ सकते हो और आपको क्या मिलेगा? सैचुरेटेड स्पीशीज मिलेगी। विस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो यहां से आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ये CH4 है तो आप यहां देख सकते हो कि मैंने लिखा है CH4 प्लस मैंने लिखा है Cl2। यहां से HCl जो है वो बाहर चला जाएगा, इससे एक Cl, इससे एक हाइड्रोजन। तो अब यहां पर जब हाइड्रोजन चला गया तो कितने हाइड्रोजन बचे? 3। अब ये जो Cl है वो यहां आकर के जुड़ जाएगा तो CH3Cl बनेगा बच्चे। साथ में आपको क्या मिल जाएगा? HCl जो है वो मिल जाएगा। अब चाहे आप यहां लिखो चाहे आप यहां लिख दो, एक ही बात है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और ये एक बहुत तेज अभिक्रिया है, सूरज के प्रकाश में ये होती है, तो आप यहाँ H लिख सकते हो। इतनी बात क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बन की चारों रिएक्शन जिनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं एथेनॉल और एथेनोइक एसिड के गुणों के बारे में, जिनसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इनके रिएक्शंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनसे क्वेश्चन पूछ चुका है बोर्ड में। तो देखो भौतिक गुण सामान्य नाम की बात करो तो ये होता है अल्कोहल, और इसको क्या पढ़ते हो? एथिल अल्कोहल भी पढ़ सकते हो। उसको एथेनोइक एसिड तो बोलते हो, साथ के साथ आप उसको क्या बोल सकते हो? एसिटिक अम्ल भी बोल सकते हो। अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो आपको पता है एथेनॉल जो होता है, अल्कोहल जो होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। सबने देखा है कि नहीं देखा भाई? अल्कोहल जो है वो आपके रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है कि नहीं होती? देखिए ना। अगर हम द्रव की बात मतलब एथेनोइक एसिड की बात करें तो इसको आप ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हो। पेपर में पूछा था ग्लेशियल एसिटिक एसिड किसको बोलते हैं, तो आपको याद रखना है कि ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हो एथेनोइक अम्ल को, जो कि 290 केल्विन पर जम जाता है। इसका उपयोग क्या है? किसका मैम? अल्कोहल का। अल्कोहल का उपयोग आप जानते हो कि किसमें किया जाता है? सब समझ रहे हो आप? मादक पेय पदार्थों में किया जाता है, दवाइयों में किया जाता है, टिंचर आयोडीन के निर्माण में किया जाता है। एथेनोइक एसिड को कब काम में लिया जाता है? अचार का परिरक्षण करना हो वहां इसको काम में लिया जाता है। सिरके के रूप में इसको काम में लिया जाता है। इतनी बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप जानते हो अल्कोहल का स्वास्थ्य पर कोई बढ़िया प्रभाव नहीं पड़ता है, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और आपको इसको नहीं लेना
चाहिए। अब देखिए एथेनॉल और मेथेनॉल की अगर हम बात करें ना तो दोनों ही खतरनाक होते हैं, और अगर हम क्या करें एथेनॉल में मेथेनॉल को मिला दे और साथ में एक नीला रंजक भी मिला दे तो विकृतीकृत अल्कोहल की प्राप्ति हमारे पास होगी, जो कि क्या होता है, खराब होता है, जो कि कैसा होता है, टॉक्सिक होता है। ठीक है, एथेनॉइक एसिड की हम बात करें तो सिरके की मात्रा सुरक्षित है क्योंकि ये एक तरीके का दुर्बल अम्ल है। एस्टरीकरण अभिक्रिया, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, पूछ सकता है पेपर के अंदर, पूछ चुका है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। अल्कोहल जब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन करता है तो आपको एस्टर की प्राप्ति होती है। और पता है आपको एस्टर में कैसी गंध आती है, एकदम बढ़िया बढ़िया सी गंध आती है, एकदम सुगंध फलों जैसी गंध आती है इसके अंदर। और अब देखो आप क्या कर रहे हो, आप एस्टर बना रहे हो, तो एस्टर में आपको अल्कोहल भी चाहिए और एथेनोइक एसिड भी चाहिए, तो दोनों की प्रॉपर्टीज में हम इसे काउंट करेंगे। आगे बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सोडियम के साथ अभिक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, एथेनॉल की रिएक्शन है ये किसकी रिएक्शन है, एथेनॉल की। एथेनोइक के साथ कोई रिएक्शन नहीं हो रही इसलिए क्रॉस लगा हुआ है, तो किसकी हो गई बेटा, ये हो गई है। दोनों ही रिएक्शन आपके पास, बोलो जल्दी, किसकी हुई है, एथेनॉल की, है ना। तो देखो सोडियम जब एथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ पर बाहर निकलती है। आप जो है वो मोमबत्ती लगा करके सुन सकते हो साउंड को, फटफट की जो ध्वनि है वो यहाँ पर निकलती है, जिसको आप इंग्लिश में पॉप साउंड कहते हो। ठीक है, और आपके पास क्या बन जाता है, C2H5ONA। उसी तरीके जब आप निर्जलीकरण अभिक्रिया करते हो तो आप एल्कोहल को क्या करोगे, सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हो और 443 केल्विन पर गर्म करते हो, और ये आपको कौन सी स्पीशीज देता है, डबल बॉन्ड वाली स्पीशीज देता है, यानी कि असंतृप्त यौगिक आपको दे देगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछ जा चुकी है एग्जाम के अंदर। इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आगे, साबुनीकरण अभिक्रिया और क्षार के साथ अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एथेनॉल जो होता है उसकी हम बात करें तो बेटा यहाँ पर क्या होगा कि एस्टर जो है जब आप NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको एथेनॉल की प्राप्ति यहाँ पर हो जाएगी, और आपको क्या मिलेगा बच्चे, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट मिलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट जो होता है ना वो आपके साबुन बनाने में काम आता है। समझ गए बात, यहाँ पर ये साबुन के अंदर ये दोनों चीजें होती हैं। तो देखो एस्टर जब NaOH के साथ क्रिया करता है तो अल्कोहल और सोडियम एसीटेट का निर्माण यहाँ पर करता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्षार के साथ एथेनॉल कोई रिएक्शन नहीं देगा, एथेनोइक एसिड रिएक्शन देता है और आपको प्रोडक्ट भी देता है। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ू। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ एथेनॉल कोई रिएक्शन नहीं देता। मींस ये किसकी रिएक्शन है, एथेनोइक एसिड की रिएक्शन है, जैसे कि सोडियम के साथ जब हमने पढ़ी थी तो वो सिर्फ एथेनॉल की रिएक्शन थी। अब यहाँ पर आप कार्बोनेट यानी कि मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो CO2 गैस जरूर आपको दिखाई देगी, साथ में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आपको दिखाई देगा। तो अगर आपके पास मेटल कार्बोनेट है या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दोनों केसेस के अंदर आपके पास CO2 वाटर मॉलिक्यूल और आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट जो है वो शायद सोडियम अगर आपने लिया है मेटल में तो सोडियम दिखाई देगा, और अगर आपने पोटेशियम लिया तो पोटेशियम दिखाई देगा। जो मेटल आपने यहाँ लिए वो मेटल दिखाई देगी। तो आपको याद रखना है बेटा कि यहाँ पर CO2 और H2 आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये आपने कहाँ पढ़ी है, एसिड बेस वाले चैप्टर में भी पढ़ी है। कैसे पढ़ी है मैम, ऐसे पढ़िए ना बेटा। ये कौन है, एसिड है। एसिड आपका मेटल कार्बोनेट और कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, क्या देता है बताओ फटाफट, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल और उसका सोडियम सॉल्ट देता है, या पोटेशियम सॉल्ट या मेटल सॉल्ट बोल दो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो ये मैंने आपको बता दिया कि विकृतीकृत अल्कोहल जो है वो क्या होता है, क्योंकि मेथनॉल बहुत टॉक्सिक होता है और अगर आप उसको एथेनॉल में मिला रहे हो प्लस आप उसके अंदर नीला रंजक मिला रहे हो तो वहां पर जिस यौगिक का आप निर्माण कर रहे हो वो विकृतीकृत अल्कोहल है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। अल्कोहल हमारे दिमाग पर दुष्प्रभाव डालता है, हमारे दिमाग का संतुलन खराब करता है, ये सेवन करने योग्य नहीं है। इतनी बात क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, लास्ट टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, साबुन और डिटर्जेंट की बात कर रहे हैं। इससे पेपर में क्वेश्चन आता है मिसेल के स्ट्रक्चर के बारे में और साबुन और अपमार्जक में डिफरेंस के बारे में। जल में साबुन के अणुओं का एक जो सिरा होता है वो एक हाइड्रोफिलिक होता है, एक होता है हाइड्रोफोबिक। फोबिक मानी डरता है, वो बहुत ज्यादा डरता है। फिलिक मानी वो आपका जो है हाइड्रो की बात कर रहे हैं तो जल से वो प्यार करता है, जल से उसका अट्रैक्शन है, वो स्नेह रखता है। लेकिन जो फोबिक वाला पार्ट है वो दूर भागता है। आपने
बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा बेटा जी कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है, मुझे पानी से डर लगता है, मुझे अंधेरे से फोबिया है। तो फोबिया मीन्स डर होता है। जल में साबुन के अणुओं में एक हाइड्रोफिलिक जल आकर्षी और एक हाइड्रोफोबिक जल विकर्षी समूह होता है। हाइड्रोफिलिक जो होता है ना बेटा, वो आपका आयनिक पार्ट होता है, जहां पर जैसे कि सोडियम सॉल्ट है तो सोडियम यहां पर उपस्थित होगा आयंस, और हाइड्रोफोबिक जो पार्ट है वो आपका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है, जैसे कि जिसकी मैंने आपको बात करी, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन हाइड्रोजन वाला जो पार्ट है वो आपका हाइड्रोफोबिक वाला हिस्सा कहलाएगा। ठीक है, जल की सतह पर हाइड्रोफोबिक पूंछ जल से बाहर की ओर रहती है, जबकि आयनिक सिरा जल में चला जाता है, क्योंकि तो जल से प्यार करता है ना। जल में हाइड्रोफोबिक पूंछ जल से दूर मुड़ती है, जिससे समूह जो है वो क्लस्टर बनाते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि ये गंदगी लगी हुई है। अब ये छोटे छोटे जो समूह है ये आ जाएंगे, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये जलरागी पार्ट है। जलरागी मतलब जल स्नेही, जल से प्यार करने वाला, हाइड्रोफिलिक। ठीक है, ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है ये जल विरागी है, मींस हाइड्रोफोबिक, दूर भागने वाला, डर लगता है इसको। जिसको डर लगता है पानी में जाएगा नहीं जाएगा ना, किसी भी स्थिति में जाएगा नहीं जाएगा। भाई आपको जिस चीज से डर लगता है आप उस चीज के पास जाओगे नहीं जाओगे, है ना। लेकिन अगर आपको पढ़ाई से डर लगता है तो प्लीज पढ़ाई के पास आओगे, पढ़ाई से डरना नहीं है ना। समझ आ गई बात यहाँ। अब ये धीरे 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 क्या करेंगे, इसको उठा देंगे और इसको भगा देंगे यहाँ से, और आप यहाँ देख सकते हो कि ये कैसा हो जाएगा, साफ सा दिखाई देने लगेगा। इतनी बात समझ में आ गई है, आई होप क्लियर हो गई होगी। अब देखो मिसाइल बनते हैं जिनमें हाइड्रोफोबिक पूंछ बीच में आयनिक सिरे पर सतह पर होती है। तो आप ये मिसाइल की स्ट्रक्चर देख सकते हो, जो कि आपसे एग्जाम में ऑलरेडी पूछी जा चुकी है कि मिसाइल निर्माण की प्रक्रिया समझाओ, मिसाइल को कैसे बनाते हैं, मिसाइल की संरचना बता दो। तेलीय गंदगी मिसाइल के हाइड्रोफोबिक केंद्र में अंदर जमा हो जाती है। आयनायन प्रतिकर्षण के कारण मिसाइल विलयन में निलंबित रहते हैं, जिससे अवक्षेपण नहीं होता। अवक्षेपण मतलब प्रेसिपिटेट बनना। गंदगी में फंसे मिसाइल आसानी से धोकर हटा दिए जाते हैं। मिसाइल का निर्माण प्रकाश को बिखेरता है, जिससे धुंधला रूप दिखाई देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट आ जाओ, बहुत ही बढ़िया हैशटैग इंपॉर्टेंट कर लेना बेटा जी, मिसाइल को भी हैशटैग इंपॉर्टेंट कर लेना। ठीक है, साबुन और अपमार्जक में अंतर, रासायनिक संरचना, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम सॉल्ट जिसकी हम बात कर रहे थे। बट डिटर्जेंट में कौन होगा बच्चे, डिटर्जेंट में होगा सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण या अमोनियम लवण, जिनमें क्लोराइड या ब्रोमाइड आयन होते हैं। पूछ लिया था एग्जाम के अंदर। संरचना की अगर मैं बात करूं, यहां पर एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। आप जानते ही हो आयनिक पार्ट हाइड्रोफिलिक होगा और हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होगा वो हाइड्रोफोबिक होगा। समान संरचना जिसमें एक हाइड्रोफिलिक सिरा और हाइड्रोफोबिक पूंछ होती है। इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, मिसाइल का निर्माण। जल में मिसाइल बनता है जो अंदर गंदगी और तेल को फंसा लेता है। इसके जल में भी मिसाइल बनता है जिससे सफाई प्रभावी तरीके से होती है। कठोर जल में प्रभावशीलता की अगर मैं बात करूं तो साबुन जो है कठोर जल में कैल्शियम मैग्नीशियम आयनों के साथ मैल बनाता है, जिससे सफाई की जो दक्षता है वो कम हो जाती है, यानी सफाई इफेक्टिवली नहीं होती है। कठोर जल में मैल नहीं बनाते, प्रभावी रहता है। तो अपन ने पढ़ा था कि जो अपमार्जक होते हैं, डिटर्जेंट्स जो होते हैं, वो कठोर जल और मृदु जल दोनों के साथ रिएक्ट करके झाग देते हैं, पर साबुन कठोर जल के साथ क्रिया नहीं करता है। झाग का निर्माण, तो कठोर जल के साथ जो है आपका कम झाग होते हैं, और नरम जल जो मृदु जल है, मुलायम जल है, उसके साथ झाग ज्यादा आएंगे। कठोर जल में भी ये झाग जो है वो आपके बनाता है। सफाई में उपयोग आप जानते हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता और मुलायम जल में ये सामान्यतः उपयोग में लिया जाता है। कपड़े धोने, शैम्पू और कठोर जल में ये उपयोग में लिया जाता है, कठोर जल की सफाई करने में इसका उपयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं पर्यावरणीय प्रभाव क्या होता है। तो जैव अपघटनीय सामान्यतः पर्यावरण के लिए अनुकूल होता है, पर वो आपका पर्यावरण का प्रदूषण भी करता है, यानी वो थोड़ा सा खतरनाक चीज है। आमतौर पर डिटर्जेंट से सस्ता होता है, ये आमतौर पर महंगा भी होता है, और विशेषकर जो विशेष सफाई के कार्यों के लिए बनाए गए हैं वो ज्यादा महंगे होंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हो गया आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट। अब हो गया ना चैप्टर नंबर 4 का फटाफट रिविजन। आप सोच रहे थे इतना बड़ा सारा चैप्टर है मैम कैसे याद होगा, तो ठीक है थोड़ा सा टाइम लगा, पर आपका चैप्टर पूरा का पूरा एक शॉट के अंदर कंप्लीट हो गया। और आपको क्या करना है, अब आपको इसका अच्छे से रिवीजन करना है और उन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मुझे चैट सेक्शन में बताना है। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।